एपिसोड की शुरुआत एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ एपिसोड 3 की खत्म हुई थी। विल को पहले ही एहसास हो चुका होता है कि डेमोगोर्गन डेरिक को टारगेट करके फार्म हाउस की तरफ आ रहा है। इसी दौरान डेरिक पर स्लीपिंग पिल्स का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और वो होश में आ जाता है। यहाँ जॉइस डेरिक को सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है। जैसे ही डेमोगोर्गन जॉइस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसी मोमेंट स्टीव अपनी कार से डेमोगोर्गन को फुल स्पीड में हिट कर देता है। हाइव माइंड से कनेक्टेड होने की वजह से डेमोगोर्गन को लगने वाली चोट विल को भी फिजिकली महसूस होती है। स्टीव की कार से टकराने के बाद डेमोगोर्गन वापस अपसाइड डाउन की तरफ भागने लगता है। यहीं स्टीव और नैन्सी एक काफी रिस्की डिसीजन लेते हैं। ये लोग डेमोगोर्गन के खुले हुए गेट के अंदर ही अपनी कार घुसा देते हैं। इस तरह डस्टिन, जोनाथन, स्टीव और नैन्सी चारों स्टीव की कार के साथ अपसाइड डाउन में एंटर कर जाते हैं और वहां डेमोगोर्गन को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ विल को हाइव माइंड से जुड़े होने की वजह से वेक्ना का डंजन दिखाई देता है, जहां वेक्ना ने सिर्फ हॉली को ही नहीं बल्कि और भी 3 बच्चों को बंदी बना रखा होता है। इसी वक्त ओवरवर्ल्ड में हम देखते हैं कि सिटी के अंदर मिलिट्री 9-10 साल के सारे बच्चों को पकड़कर मिलिट्री बेस ले जा रही है, क्योंकि पहले ही 3 बच्चे वेक्ना के द्वारा किडनैप हो चुके होते हैं। इसीलिए मिलिट्री और रिस्क नहीं लेना चाहती। यहाँ ये भी रिवील होता है कि मिलिट्री का मानना है कि इन सब के पीछे 11 का हाथ है। डॉक्टर के कहने पर सारे बच्चों को मिलिट्री कस्टडी में ले लिया जाता है। अपसाइड डाउन में वापस आते हुए हम देखते हैं कि स्टीव और उसकी टीम कार से डेमोगोर्गन का पीछा कर रही होती है। डेमोगोर्गन और तेज भागने लगता है और स्टीव स्पीड और ज़्यादा बढ़ा देता है। तभी अचानक सामने वही मिस्टीरियस वॉल आ जाती है जिसे पिछले एपिसोड में 11 और हॉपर ने डिस्कवर किया था। हाई स्पीड की वजह से कार सीधा उस वॉल से टकरा जाती है। इधर ओवरवर्ल्ड में विल सबको बताता है कि वेक्ना ने और भी बच्चों को किडनैप कर रखा है और अगर उन्हें बचाना है तो उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। इसी वक्त माइक और लूकस आकर ये भी बताते हैं कि मिलिट्री बच्चों को उठाकर ले जा चुकी है। इसके बाद हम मैक्स और हॉली को देखते हैं। शुरू में हॉली मैक्स पर भरोसा नहीं करती और उसे लगता है कि मैक्स भी मॉन्स्टर्स के साथ मिली हुई है, लेकिन काफ़ी कन्विंस करने के बाद हॉली मैक्स के साथ उसकी केव में चली जाती है। यहाँ मैक्स एक बड़ा रिवील करती है कि जिस जगह पर वो दोनों हैं वो कोई रियल प्लेस नहीं बल्कि हेनरी यानी वेक्ना की एक मेमोरी है और वो दोनों उस मेमोरी के अंदर फंसी हुई है। दूसरी तरफ जॉइस और बाकी बच्चे प्लान बनाते हैं कि हॉकिंस के नीचे मौजूद टनल्स का यूज़ करके मिलिट्री बेस से उन बच्चों को बाहर निकाला जाए जिन पर वेक्ना ने कर्ज किया है। इस प्लान में डेरिक भी उनकी मदद करता है। डेरिक को कन्विंस किया जाता है कि वो मिलिट्री बेस के अंदर जाकर देखेगा कि बच्चों को कहाँ रखा गया है और बाथरूम का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ताकि टनल्स को बाथरूम से कनेक्ट करके सबको सेफली निकाला जा सके। अपसाइड डाउन में हम देखते हैं कि जिस सोल्जर को पिछले एपिसोड में हॉपर और 11 ने इंटरोगेट किया था वो चुपके से अपने आप को आज़ाद कर लेता है और भाग निकलता है। हॉपर और 11 अपसाइड डाउन वाले मिलिट्री बेस के बाहर होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगर वेक्ना अंदर है तो उन्हें भी बेस के अंदर जाना ही पड़ेगा। इसी दौरान बार बार लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। इसी का फायदा उठाकर 11 एक प्लान सजेस्ट करती है कि जब थंडर की आवाज़ सबसे ज़्यादा होगी तब वो फेंसेस जंप करके क्वाइटली बेस के अंदर घुस जाएगी और उसकी मूवमेंट की आवाज़ थंडर में दब जाएगी। इसी वक्त डस्टिन अपने वॉकी टॉकी से हॉपर और 11 को कांटेक्ट करता है। अपसाइड डाउन में होने की वजह से उनका कनेक्शन लग जाता है। हॉपर उन सबको वहीं रुकने के लिए कहता है जब तक वो अपना प्लान एग्जीक्यूट ना कर ले। इसी बीच मैक्स होली को अपनी पूरी कहानी बताती है। वो एक्सप्लेन करती है कि कोमा में जाने के बाद वो वेक्ना की मेमोरीज में फंस चुकी थी और लूकास के द्वारा बजाया गया म्यूजिक उसके लिए एक एंकर की तरह काम करता था। म्यूजिक को फॉलो करते हुए वो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में मूव करती रही ताकि बाहर निकल सके। काफी कोशिश के बाद वो ऑलमोस्ट बाहर आ ही गई थी, लेकिन उसी वक्त माइक की टेप खराब हो जाती है और म्यूजिक बंद हो जाता है। इसी वजह से मैक्स अभी भी मेमोरीज में फंसी रहती है। यहाँ मैक्स रिवील करती है कि उसने गिव अप करके हेनरी की इस पर्टिकुलर मेमोरी में रहने का डिसीजन लिया।
जहां अब हॉली है, क्योंकि जब वेक्ना इस केव में आने की कोशिश करता है तो वो डर कर वापस चला जाता है। इसी से मैक्स को समझ आता है कि ये केव उसके लिए एक सेफ प्लेस है। ओवरवर्ल्ड में डेरिक सक्सेसफुली मिलिट्री बेस के अंदर एंटर कर जाता है और सोल्जर्स उसे उसी रूम में रख देते हैं जहां बाकी बच्चे हैं। इसी वक्त मरे काफी सारे सप्लाईज ले आता है ताकि टनल्स के थ्रू मिलिट्री बेस के नीचे से बच्चों को निकाला जा सके। जॉइस डेरिक को एक वॉकी टॉकी भी देती है जिससे अंदर से कम्युनिकेशन हो सके। अपसाइड डाउन में फाइनली 11 थंडर के नॉइस का यूज करके मिलिट्री बेस के अंदर ब्रेकिंग करती है। वो कुछ गार्ड्स को इजीली हरा देती है क्योंकि हॉपर की ट्रेनिंग की वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। साथ ही ओवरवर्ल्ड में बाकी लोग टनल्स के थ्रू मिलिट्री बेस के नीचे पहुंच जाते हैं। इसी वक्त डस्टिन नैन्सी, जोनाथन और स्टीव को बताता है कि वेक्ना की वॉल असल में एक सर्कल है जो पूरे हॉकिंस को अपसाइड डाउन के अंदर कवर करता है और इसी सर्कल के एग्जैक्ट सेंटर हॉकिंस लैब है। डस्टिन के मुताबिक ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ से सब शुरू हुआ था वही इसका सेंटर है। इधर मैक्स हॉली को कन्विंस करती है कि वो उसकी मदद करे। इस प्लान के लिए मैक्स हॉली को वापस हेनरी के घर भेज देती है और कहती है कि नॉर्मल बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो जब तक कोई सोल्यूशन ना मिल जाए। ओवरवर्ल्ड में टनल्स के अंदर रॉबिन और विल के बीच एक काफ़ी इमोशनल कन्वर्सेशन होती है जहां रॉबिन विल को कहती है कि जो मैजिक हम दूसरों में ढूंढते हैं वो अक्सर हमारे अंदर ही छुपा होता है और ये बात फ्यूचर में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसी वक्त अपसाइड डाउन में वो सोल्जर मिलिट्री ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर देता है कि हॉपर और 11 बेस के अंदर है। डॉक्टर अपनी आर्मी के साथ उन पर अटैक कर देता है। अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस की वजह से 11 वीक हो जाती है और हॉपर को अकेले फाइट करना पड़ता है। हॉपर को कई सोल्जर्स को हरा देता है लेकिन एक अपसाइड डाउन क्रिएचर का गला दबाने लगता है। क्रिटिकल कंडीशन में भी 11 डॉक्टर के साथ फाइट करती रहती है जिससे हॉपर को थोड़ा टाइम मिल जाता है। हॉपर चेंबर का हीट बढ़ा देती है क्रिएचर को वीक करने के लिए और क्रिएचर वीक हो जाता है और हॉपर डॉक्टर को पंच मारकर अनकॉन्शियस कर देता है। इसी दौरान वाटर पाइप बर्स्ट हो जाती है। ये लोग पानी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जो वेक्ना के कर्स में नहीं होता उन्हें देख लेता है और मिलिट्री को इन्फॉर्म कर देता है। मिलिट्री फोर्सफुली अंदर घुसने लगती है। हॉपर 11 को कहता है कि वो वापस जाकर बाकियों की मदद करे जबकि वो सीक्रेट डोर ओपन करेगा। उधर टनल्स में डेमोगॉर्गन अटैक कर देता है। रॉबिन और मरे बच्चों को लेकर भागते हैं जबकि लूकस टनल में ही फंसा होता है। मिलिट्री और डेमोगॉर्गन्स के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। कुछ देर के लिए मिलिट्री कंट्रोल में आ जाती है लेकिन तभी वेक्ना की ग्रैंड एंट्री होती है। वेक्ना अब काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका होता है, ऑलमोस्ट अपनी फाइनल फॉर्म में। वो डेमोगॉर्गन्स को अपनी पावर से रिवाइव कर देता है और सब पर दोबारा अटैक शुरू कर देता है। वेक्ना विल से बात करता है और बताता है कि विल की वजह से ही उसे अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज समझ आई। वो उन बच्चों को यूज़ करना चाहता है जिनको दुनिया गलत समझती है। डेमोगॉर्गन्स रॉबिन और मुरे की वैन पर अटैक करके बच्चों को उठा ले जाते हैं और लूकस के साथ टनल्स में मौजूद बच्चों को भी किडनैप कर लेते हैं। लास्ट में हम देखते हैं 3 डेमोगॉर्गन्स, एक रॉबिन के सामने, एक माइक के सामने और एक लूकस के सामने। लगता है जैसे तीनों का एंड होने वाला हो। तभी विल को रॉबिन की बात याद आती है कि मैजिक हमारे अंदर होता है। माइक अपने बचपन के फ्लैशबैक में चला जाता है और अचानक डेमोगॉर्गन्स हवा में फ्रीज हो जाते हैं। फिर रिवील होता है कि विल के अंदर फाइनली पावर्स आ चुकी है। वो डेमोगॉर्गन्स को हवा में उठाकर उन्हें उसी तरह से मार देता है जैसे वेक्ना करता है। इससे बड़ा ट्विस्ट और कोई हो ही नहीं सकता था। पावर्स यूज करते वक्त विल की नाक से भी 11 की तरह खून बहने लगता है जो कंफर्म करता है कि अब विल के पास भी 11 जैसी एबिलिटीज हैं और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।